Hello guys, welcome back to my YouTube channel English Mouther. I hope you all are doing well and staying safe. Guys, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक खास वीडियो जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको टेंस हालांकि हम बचपन से सीख रहे हैं, किसी ना किसी क्लास में हमने जरूर सीखे हैं और जब भी इंग्लिश की बात आती है तो सबसे पहले टेंस का नाम आता है कि टेंस सीखेंगे तो सीखें कैसे। तो गाइज ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो स्टडी कर रहे हैं किसी 9th 10th 11th 12th में या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमटीएस एग्जाम हो या किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर किसी टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और हर एक टेंस ऐसी पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हालांकि इन सारे टेंस यानी जितनी 12 टेंस होते हैं उन सबको एक वीडियो में नहीं बता सकते, और ना ही आप ऐसा समझें कि हम एक वीडियो के थ्रू या एक लेक्चर के थ्रू हम सारे टेंस को कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। केवल आप उनकी जानकारी तो रख सकते हैं एक वीडियो के थ्रू या एक चैप्टर में, लेकिन वो कंठस्थ नहीं हो सकते, बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए हमें जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप हम टेंस को समझें और जानें कि किस तरह से हमें इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं जो सब्सक्राइब हैं ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो उनसे अपील है कि वो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें उन सभी के साथ में जो टेंस सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो गाइस शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है टेंस, और टेंस सबसे पहले मैं आज समझाने वाला हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में ही आपको समझाया, जैसे कि मैंने आपको बताया टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके 4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत फ्रीक्वेंट भी रहता है। हम दोनों तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी के थ्रू भी और इंग्लिश के थ्रू भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान क्या होती है। हिंदी पहचान, गाइस हिंदी पहचान की बात करें कि क्रिया के अंत में ताहे शब्द आता है, ताहे, ती है, ते हैं। देखिए जो भी हिंदी के थ्रू सीख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है हिंदी पहचान को जान लेना, क्योंकि वो सब क्या करते हैं, हिंदी से कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश की तरफ, हिंदी से इंग्लिश की तरफ कन्वर्ट करते हैं। तो हमें जानना है कि हिंदी के वो कौन कौन से सेंटेंसेस होंगे जिसके लास्ट में ताहे तीहे आएगा और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे वह अंग्रेजी सीखता है, वह अंग्रेजी सीखता है। तो गाइस हमने क्या देखा कि सेंटेंस के लास्ट में ताहे शब्द आया हुआ है, और जिस शब्द में ताहे जुड़ रहा है इसका मतलब वो हमारी वर्ब है, वो हमारी क्रिया है। वर्ब का मतलब क्रिया और क्रिया का मतलब काम, जो हम काम करते हैं, जाने का, खाने का, पीने का, रोने का, ये सारे सब काम होते हैं। और इसके लास्ट में अगर ता है ती है शब्द आया हुआ है तो समझ जाइए कि वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, जैसे वह अंग्रेजी सीखता है, तो सीखता है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, खाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सोता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लिखता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी जिसके लास्ट में ता है ती है शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। लेकिन क्या है कि टेंसेस को सीखने के लिए हमें इंग्लिश की पहचान होना भी जरूरी है। ये तो हिंदी के थ्रू हो गया, ये तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसके बेस पर, लेकिन जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये पहचान काफी नहीं है, इट्स नॉट इनफ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में ता है शब्द आया हुआ था, उसके बावजूद भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहलाता। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो उसने अपना खेत जोता है। ओके, अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पहचान पर डिपेंड हो जाते हैं, वो सिर्फ यही देखते हैं कि ताहे शब्द आता है तो समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उनको रूल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिट कर देते हैं। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। जैसे उसने अपना खेत जोता है तो लास्ट में क्या आया है, ता है। अगर हम इसी के बेस पर सारी चीज देख लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो जोता है, ताहे शब्द आने के बावजूद भी ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। वो आगे बताएंगे वो क्यों है। तो हमें सिर्फ ये समझ लेना कि 98% 95% ऐसा होता है कि सेंटेंस के लास्ट में ताहे तीहे शब्द आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब क्या है कि ये सारी चीजें जो कंफ्यूजन जैसे आया, ये जोता है शब्द आया उसके बावजूद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहलाया है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंग्लिश की पहचान भी जान लेनी है। उसके 4 सेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। पहला सेंस है रेगुलर वर्क, रेगुलर वर्क।
रेगुलर वर्क से मतलब है कि रोज के जो काम काज होते हैं, यानी रोज जो हम करते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए ताहती वाली बात, अगर इंग्लिश के थ्रू हम समझ रहे हैं तो। पहले हमने हिंदी के थ्रू समझ लिया, लेकिन अब हम इंग्लिश के थ्रू समझ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए अगर रेगुलर वर्क आते हैं, रेगुलर वर्क मतलब रोज के कार्य। रोज के कार्य कैसे? जैसे हिंदी की मैं लिख दूं एक सेंटेंस, मैं रोजाना मंदिर जाता हूं। मैं रोजाना मंदिर जाता हूं, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा रोज का काम है। मैं रोजाना अपने दांतों में ब्रश करता हूं, रोज का काम है मेरा। मैं सुबह को रोजाना 5 बजे उठ जाता हूं, ये मेरा रोज का कार्य है। तो जो रोज के कार्य होते हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। दूसरा है हैबिट्स। अगर हम आदतें बताएं, अगर हम अपनी जिंदगी की आदतें बताते हैं, मैं ही नहीं किसी और बंदे की भी हम आदत बताते हैं, हैबिट बताते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स माई हैबिट, ये मेरी आदत है कि मैं झूठ नहीं बोलता। वह चोरी नहीं करती है, वह डांस नहीं करती है, वह खाना नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? उसकी आदतें हैं। ओके, वह बहुत बोलती है, उसकी आदत है। तो आदतें और रेगुलर वर्क यानी रोज के कार्य, ये दोनों किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ओके, तीसरी चीज कहावतें। अब कहावतें जो होती हैं वो भी सब किस में आती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये कहावत है। कभी भी ये सेंटेंस ये पास्ट में नहीं पहुंच सकता, इसका टेंस हम ये नहीं कह सकते कि बूंद बूंद से घड़ा भरता था, पास्ट में नहीं पहुंचेगा, ना ही फ्यूचर में पहुंचेगा, हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। तो ये प्रोवर्ब्स कहावतें जो होती है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, आज भी है और रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक है। जैसे सभी लोग उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं, डूबते हुए को नहीं करते हैं, प्रेजेंट में रहेगा, कभी पास्ट में नहीं जाएगा, कभी फ्यूचर में नहीं जाएगा, राइट। चौथी चीज है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य की अगर बात करें तो वो सब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। सार्वभौमिक सत्य कौन से होते हैं? जो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और वो बात सत्य हो, सब लोग उसे मानते हो, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये बात भी सही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात कहीं भी आप पूछ लीजिए दुनिया में किसी भी कोने पर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो जो लोग ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी क्लास में स्टडी करते हैं, उनके लिए केवल हिंदी के थ्रू ही समझना जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है कि वो इंग्लिश की डेफिनेशन भी जान लें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इस्तेमाल करते हैं इन 4 सेंसेस में करते हैं। सेंस यानी 4 ये सेंस देंगे, भाव देंगे। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे तो आप इसी के बेस पर करेंगे, इसके बेस पे बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, अगर आपको रिऑर्डरिंग करनी है, या आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने हैं, एडिटिंग करनी है, स्पॉटिंग एरर करने हैं, तो उन सबको करने के लिए आपको ये 4 चीज समझ लेनी है कि रेगुलर वर्ब, हैबिट्स, प्रोवर्ब्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। यहां तक तो रही पहचान की बात, हिंदी के थ्रू भी समझ लिया और इंग्लिश के थ्रू भी समझ लिया। अब समझते हैं कि हम बनाएंगे कैसे सेंटेंस, ओके, और कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, और कैसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। चलिए तो गाइस स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर समझते हैं। पहला स्ट्रक्चर लेते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ओके, सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें नहीं शब्द नहीं आता और कोई सवाल नहीं होता, उसे कहते हैं सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके बाद में हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एटीसी। ये नॉर्मल सी बात हमने देखी कि हमने जो स्ट्रक्चर यूज किया है, सबसे पहले यूज किया है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब एक वचन से है, और एक वचन कौन कौन से हो सकते हैं? देखो यहां समझ लीजिए, ही होता है, शी होता है, इट, या कोई भी नेम आ जाए, ठीक है, वो सब सिंगुलर में आते हैं। और सिंगुलर के साथ में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब का मतलब काम से है, वर्ब का मतलब काम से, जो जाना एक काम है, गो, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में गो नहीं आएगा बल्कि गोज आएगा, GOES, गोज। अगर राइट है तो राइट्स, टेक है तो टेक्स। अब हमें यह भी समझ लेना है कि एस कब लगाना है और ES कब लगाना है। अगर किसी वर्ब के लास्ट में, यानी वर्ब है और उसके लास्ट में O, X, CH, TH, Z या SH आए, तो उसमें आपको ES जोड़ना है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों के साथ कि सर एस लगाएं या ES लगाएं। तो ES आपको तब लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब किसी वर्ब के लास्ट में O, X, CH, TH, Z, SH दिया हो, तो वहां आपको S नहीं बल्कि ES जोड़ना है। जैसे यहां पे गो है, गो के लास्ट में O दिया हुआ है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको गोज करना है, ES जोड़ना है। ऐसे ही टीच,
TEACH, टीच। अब इसके लास्ट में CS दिया हुआ है, और अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, टीचेस, टीचेस ES जोड़ेंगे, राइट। तो यहां पर हमें देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है, और सब्जेक्ट कहते हैं उसको जो काम करता है, यानी सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES, वर्ब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो काम किया है वो लिखेंगे, उसके बाद ETC यानी एटसेट्रा, जो भी बचा कुचा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल वह है मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है। तो पहले पहचान के थ्रू समझे कि हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने देखा ता है शब्द आया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह मुझे पढ़ाता है, वह की अंग्रेजी होती है ही, ओके। अब क्या हुआ, वर्ब लेनी है, पढ़ाने की होती है टीच, पढ़ाने की टीच हो गई, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने क्या कर दिया, ES जोड़ दिया, बन गया टीचेस, ही टीचेस। और मुझे, मुझे का मतलब मी, ही टीचेस मी, राइट। एक बेसिक चीज होती है, मुझे की अंग्रेजी मी होती है, ओके। ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है, ओके। एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद में V1 प्लस ऑब्जेक्ट और ETC, ठीक है। यानी इन दोनों में सिर्फ यही चीज डिफरेंस है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको S या ES को लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको S या ES का यूज नहीं करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ETC यानी एटसेट्रा वर्ड, ये आप इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, राइट। अब हम का मतलब यहां प्लूरल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, वी का इस्तेमाल कर लेंगे, ओके। और खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें एस या एस ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली करेंगे वी प्ले, और उसके बाद में क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, राइट। यहां तक समझ में बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करना है, बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको कुछ नहीं करना, सीधा V1 लेकर आना है, ओके। और जो आई है अपने आप में, आई के साथ में भी आप V1 का इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा वर्ड ये इस्तेमाल करेंगे, ऑलराइट। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, आई टीच इंग्लिश। वेरी इजी है, क्योंकि आई के साथ में आपको ऐसे ES ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ओके। तो यहां तक समझ में आता है एफर्मेटिव की बात। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी जिसमें नहीं शब्द आ जाएगा, यानी किसी चीज को मना करेंगे, ओके। तो उसमें हमें यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में हमें डू या डज का इस्तेमाल करना है, उसके बाद नॉट इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एटसेट्रा वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें क्या देखा कि नॉट जब हम यूज कर रहे हैं तो डू और डज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डू डज का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज करना है डज नॉट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में यूज करना है आपको डू नॉट। सबसे आसान तरीका है समझने का कि जहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES ऐड की है, वहां नेगेटिव में डज नॉट का इस्तेमाल करना है, और जहां हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, वहां आपको डू नॉट का इस्तेमाल करना है, चाहे वो आई ही क्यों नहीं, आई के साथ में भी ऐसा ही करेंगे, डू नॉट। एग्जाम्पल देते हैं, तुम मुझे नहीं जानते हो, तो तुम का मतलब यू, और यू के साथ में हम इस्तेमाल कर देंगे डू नॉट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, और जानने की अंग्रेजी होती है नो, और मुझे का मतलब मी। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे फूल नहीं तोड़ते हैं, दे डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मतलब जहां भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं डू या डज नॉट का इस्तेमाल। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका है कि अफर्मेटिव में और नेगेटिव में कहां हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे मेन चीज गाइस पहचान ही है। अगर पहचान आपकी क्लियर है तो डेफिनेटली आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो रहा कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को। अब बात करते हैं हम कि किस प्रकार से हमें एग्जाम को बीट करना होता है, कैसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, और कैसे हमें एडिटिंग करनी होती है। उसके लिए क्या समझना है, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश की पहचान बहुत मायने रखती है सर, इंग्लिश की पहचान बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं गाइस, तो हमें इंग्लिश की पहचान के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां राइट किया, द सन इन द ईस्ट, द सन इन द ईस्ट, हेयर सेंटेंस, और यहां पर एक ब्लैंक छोड़ा गया है, और उसके लिए ऑप्शन में आपको मैं देता हूं राइज वर्ड, राइज।
अब क्या है कि हम सेंटेंस को जब देखेंगे इंग्लिश में तो उसको हमें सेंस देखना है कि कहीं कोई प्रोवर्ब या हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वर्ब का इस्तेमाल कर देना है। जैसे द सन इन द ईस्ट, यानी पूरब से क्या करता है, निकलता है। ये रोज की ही बात है, ये रोज की ही बात है, ये कि रोजाना का काम काज है सूरज का निकलना, सूरज का निकलना, तो ये रोज का काम है। तो हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट वाली फॉर्म लेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है द सन, तो राइज में हम क्या कर देंगे, ये ऐसे यस जोड़ेंगे और हो जाएगा राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, और देखिएगा कुछ एडवर्ब्स होती हैं जैसे यूजुअली, यूजुअली शब्द आ जाए या जनरली आ जाए या नेवर शब्द आ जाए या ऑलवेज आ जाए या फिर ऑफन आ जाए या एट प्लस टाइम आ जाए या डेली आ जाए या रेगुलरली या एवरीडे, इस तरह से वर्ड आ जाए तो ये वर्ड इंडिकेशन है। ये शब्द जो हैं अगर जहां अगर आपको हिंदी में नहीं निकाल पाते हैं तो सेंस नहीं ढूंढ पाते हैं और ये वर्ब आप ढूंढ लेते हैं, ये वर्ड्स आप ढूंढ लेते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है मिस्टर मिश्रा यूजुअली हेयर, ऑप्शन में है कम, ठीक है, कम की फॉर्म हमें यहां भरनी है। तो देखिए गाइस, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर यूजुअली शब्द आ गया है ना, यूजुअली, तो यूजुअली से मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल दिमाग से निकाल दी बाकी और सारी बातें कि यूजुअली शब्द आता है तो इंडेफिनिट वाली फॉर्म भरनी है। रूल आपको ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें ऐसे एस फिल करना है। ओके, तो हमने क्या देखा कि मिस्टर मिश्रा यूजुअली और उसके बाद में हमें क्या करना है, कम। अब हम क्या देख रहे हैं कि मिस्टर मिश्रा जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस जोड़ देंगे, कम्स। मिस्टर मिश्रा यूजुअली कम्स हियर, यूजुअली बताता है कि काम रोज का है, रोजाना का काम काज है, और रोजाना काम काज है तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, यहां तक बात समझ में आती है। ओके, इसी प्रकार से हम एरर भी फाइंड करते हैं, एरर भी कुछ इसी तरह से निकलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर्च्यून फेवर्ड द ब्रेव, सेंटेंस सामने है कि फॉर्च्यून फेवर्ड द ब्रेव, यानी फॉर्च्यून का मतलब होता है सौभाग्य, सौभाग्य, फेवर का मतलब साथ देता है किसका, ब्रेव का, ब्रेव का मतलब बहादुरों का। जो सौभाग्य है वो भी साथ किसका देता है, बहादुरों का साथ देता है। ये कहावत है, बहादुरों का साथ देता है, ये कहावत है। और कहावत अगर आती है तो समझ जाइए कि सेंटेंस किसमें बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यहाँ के देखें, फॉर्च्यून फेवर्ड, फेवर्ड जो है वो फर्स्ट फॉर्म तो हो नहीं सकती, ईडी लगा हुआ है, या तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैबिट्स में या फिर रेगुलर वर्क में और कहावतों में बिल्कुल नहीं आते। अब कहावत अगर है तो यहां पर ये सेंटेंस गलत हो गया, फेवर्ड, और यहां क्या होना चाहिए, फेवर्स होना चाहिए, फेवर्स। तो हम सही क्या करेंगे, फेवर्स। ओके, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ओके, इस तरह से हम एरर भी निकालते हैं इसी के बेस पर। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, स्लो एंड स्टीडी wins the race, स्लो एंड स्टीडी wins the race। स्लो एंड स्टीडी का मतलब होता है बूंद बूंद से, हालांकि देखा जाए तो स्लो का मतलब धीरे होता है, स्टीडी का स्थिर, यानी धीरे चलना और स्थिर चलना, मतलब लगातार चलना, कंस्टेंटली चलना, वो क्या होता है, रेस को जिता देता है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहावत होती है, कहावतें लिखते कुछ और है और बोलते कुछ और है, तो ऐसा ही है कुछ। तो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, विंस यहाँ पे ऐसे एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और कहावत है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हुआ, करेक्ट हुआ। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एरर होते हैं, डेफिनिट से रिलेटेड जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो सब कर सकते हैं इसी के बेस पर। आई थिंक यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। और इसी के लिए यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी भी है, यहाँ के उसके लिए आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी है, इसे आप देखिएगा स्क्रीन पर और इसके बेस पर आप इन्हें सही करने की कोशिश भी कीजिए।